हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का जी के मिलियन पर स्वागत है। और आज मैं आपको रीजनिंग विषय पर का सिलेबस क्या है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सचिवालय के एग्ज़ाम को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर आपसे 20 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं रीजनिंग से। और यदि बात किया जाए इसके सिलेबस के बारे में, इसके पाठ्यक्रम ने क्रम के बारे में जिसे जीसीसी ने जारी किया है, तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं इसके सिलेबस को सही सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। उन्हें पता नहीं चल पाता है कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है या किन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आपका जो सिलेबस है रीजनिंग का, जहाँ से आपके 20 प्रश्न बनने हैं, मैं उसको स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आगे क्या करूँगा, प्रत्येक टॉपिक पे क्या करूँगा, आपको क्रमबद्ध तरीके से रीजनिंग को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और मेरा पूरा टारगेट क्या होगा, किसके अनुरूप होगा, तो सचिवालय का एग्ज़ाम जो होगा उसमें रीजनिंग के प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसके अनुरूप ही मैं आपको यहाँ पर अपनी कक्षाएँ दूँगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। आइए इसको यदि मैं बात करूं रीजनिंग के बारे में, तो आप बाज़ार में जो उपलब्ध किताबें होती हैं तो आप पाएंगे क्या कि रीजनिंग को मुख्यतः 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। जिसमें हम बात कर सकते हैं कि पहला जो भाग है उसको वर्बल रीजनिंग कहा जाता है, दूसरा है नॉन वर्बल और तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग। यदि मैं इसे हिंदी में मैं बात करूँ तो आप पाएंगे क्या इसका अर्थ होता है शाब्दिक, अर्थात यहाँ शब्दों का प्रयोग करके क्या है प्रश्न बनाए जाते हैं। वहीं बात करूँ मैं नॉन वर्बल के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, इसे कहते हैं हिंदी में गैर शाब्दिक। और यहाँ पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं वहाँ शब्दों का प्रयोग ना करके चित्रों का प्रयोग किया जाता है प्रश्न को बनाने में। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, विस्तारपूर्वक सिलेबस को बताऊंगा। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग तीसरा खंड आपको देखने को मिलेगा, आपको भी आपके सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। तो लॉजिकल रीजनिंग का हिंदी में यदि बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है तार्किक तर्क शक्ति। अर्थात यहाँ पे क्या होंगे कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके पास कथन होगा, आपके पास निष्कर्ष होगा। और जो आपका निष्कर्ष होगा उसका आपको क्या करना, कथन के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन करना होगा और उसके पश्चात आपको सही निष्कर्ष का कथन के अनुसार चुनाव करना होता है। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम क्या करते हैं, इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सबको बताया कि रीजनिंग का पहला हिस्सा कौन है। तो रीजनिंग में मैंने बताया था कि रीजनिंग को 3 भागों में बांट रखा गया, एक तो वर्बल है, एक नॉन वर्बल है, उसके अलावा मैंने बताया था एक है लॉजिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। आइए एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो वर्बल रीजनिंग के अंदर में, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका तात्पर्य क्या होता है, शाब्दिक। अर्थात यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बनेंगे वो क्या होंगे, वहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया जाएगा प्रश्न को बनाने में। जैसे आप अल्फ़ाबेट को देखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ाबेट यदि मैं पूर्ण बात करूँ तो इसे कहते हैं, आप यदि रीजनिंग की पुस्तक को पढ़ेंगे तो पाएंगे यहाँ पर इसे पहला जो अध्याय होता है ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे समझाते हुए चलने का प्रयास करूँगा। तो जो आपका पहला प्रश्न बनना है, ये आपका जो पहला टॉपिक है वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत में वो क्या है, तो आप पाएंगे क्या, इसमें आपको अल्फ़ाबेट के बारे में, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्णमाला है वहाँ पर लेटरों का स्थान क्या है उसको पहले याद रखना होगा। और उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हम उन सारे के बारे में आगे जब कक्षाएं मैं आपको लूँगा तो उस समय मैं इसकी चर्चा करूँगा। जैसे मैं दूसरा बात करूँ सीरीज के बारे में मैं यदि बात करूँ तो दूसरा हिस्सा आया था वर्बल के अंदर में, सीरीज हमें पढ़ना है, श्रृंखला हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं मैं इसकी चर्चा भी आगे करूँगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यदि मैं बात करूँ इस तीनों के पाँचों के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अलग खंड में रखा है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसके पीछे कारण मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो अल्फ़ाबेट है, सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ पर आप पाएंगे क्या कि अल्फ़ाबेट को यदि आप बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं, यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं या आपको लेटरों का स्थान बेहतर ढंग से याद हो, तो आप पाएंगे क्या सीरीज में भी आपको अक्षरों जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं उससे जुड़े प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, एनालॉजी में देखने को मिलेंगे, क्लासिफिकेशन में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे अक्षर से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से, साथ में कोडिंग डिकोडिंग में से भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला से। यदि मैं बात करूं छठे के बारे में, यहाँ पर छठा कौन सा है, तो आपका छठा टॉपिक कौन है, तो यहाँ वर्बल रीजनिंग के अंदर में छठा पढ़ना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, हिंदी में कहूँ तो दिशा और दूरी। यहाँ प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, आपका एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछता रहा है या क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। हम पूरी तरीक़ा से जब इस अध्याय को पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रयास
हम हमेशा यह प्रयास करेंगे कि जो सचिवालय का एग्ज़ाम होगा उसके अनुरूप ही इसको बताया जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सहायता हो। यदि मैं बात करूँ आगे के बारे में, जैसे 7वां आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है, रक्त संबंध पढ़ना है, उसके बाद आपको कैलेंडर पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है। 10वां में आपको डाइस पढ़ना है, हिंदी में यदि कहा जाए तो इसको पासा कह सकते हैं। यहाँ पर आपका हो गया क्यूब एंड क्यूबाइट, आप इसे मान सकते हैं। ये हो गया आपका घन और घनाभ। फिर व्यंग्य चित्र इस पर आधारित आपको प्रश्न यहाँ पूछे जाने आपके एग्जामिनर के द्वारा। साथ में यदि मैं बात करूँ इन तीनों के बारे में, तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ। रैंकिंग में क्या होता है कि यहाँ पर रैंकिंग सबके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि आपसे कुछ इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं कि मोहन का स्थान बाएं ऊपर से 15वां है, नीचे से 16वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। इस प्रकार के आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आइए हम बात कर ले जरा सा सिटिंग अरेंजमेंट में, तो आप समझ सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर जो क्रम होगा वह किस प्रकार का होगा, या तो यहाँ पर वर्गाकार क्रम हो सकता है, या तो फिर क्या होगा यहाँ पर आमने सामने लोग होंगे, या तो फिर यहाँ पर वर्गाकार क्षेत्र का यूज किया जाएगा, या तो फिर आप देख सकते हैं वृत्ताकार क्षेत्र का यूज किया जाएगा। और वहाँ पर क्या होगा, लोग जो होंगे एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे और आपके एग्जामिनर यहाँ पर प्रश्न बना देगा। आपसे पूछ दिया जाएगा ए किसके बाद है, बी के बाद है, सी के बाद है या डी के बाद है, तो इस प्रकार के। साथ में हम यदि बात करूँ 5वां जो टॉपिक है आपको जो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। हिंदी में यदि मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है कि क्या, अंकगणितीय तर्क शक्ति। देखिए अंकगणितीय तर्क एक आध बात मैं स्पष्ट करूँ, एक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जहाँ पर आपको कुछ प्रश्न इस प्रकार के दिए होंगे, सिंबल के रूप में दिए होंगे कि प्लस का अर्थ ये है, प्लस का अर्थ आपको देगा माइनस, या माइनस का अर्थ देगा प्लस। इस प्रकार के ये जो प्रश्न है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग की। तो यदि मैं बात करूँ जो सचिवालय का जो सिलेबस जारी किया गया था जिससे के द्वारा, तो वहाँ पर आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर आपको ना वहाँ पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हुए यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, अंकगणितीय तर्क शक्ति पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे आप बाजार में उपलब्ध किताबों को देखेंगे तो यहाँ पर आप इस विषय पे बहुत ही कम प्रश्न आप पाएंगे। इस विषय पे बहुत ही आपको कम प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। या हो सकता है इसके लिए कोई डेडिकेटेड कोई विषय कोई चैप्टर को तैयार नहीं किया गया है, तो पर फिर भी आपका एग्जामिनर क्या किया है कि इसको शामिल कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट यहाँ पर करना चाहूँ कि यहाँ प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे क्वेश्चन में यदि ले लूँ तो आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पर एक प्रश्न मैं क्या ले रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है मैं ऑप्शन यदि दे दूँ आपको तो 50 दे दूँ, 40 दे दूँ, 45 दे दूँ, और ये हो गया 60 आपका। यहाँ पर जो प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैथमेटिकल रीजनिंग में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वैसे तो इसका सही उत्तर 45 होगा। मैं जब इस विषय को आपको पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि इसका उत्तर इस प्रकार कैसे आया। और हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मेरा जो दूसरा टॉपिक है हमें नॉन वर्बल के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, क्या आपका एग्जामिनर ने क्या क्या आपसे पूछ सकता है या सिलेबस में उसने क्या क्या रखा है। तो नॉन वर्बल में आप देखेंगे यहाँ आपसे इमेज पूछा जाएगा। इमेज क्या हो सकते हैं, मिरर इमेज हो सकते हैं और वाटर इमेज पूछ सकता है। वैसे मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब आप मिरर इमेज के बारे में बात करता हूँ तो ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है वर्टिकल। जब मिरर कुछ इस प्रकार से रखा हो तो आप पाएंगे क्या, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर दिया मैंने इसको। और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यदि मैं बात करता हूँ मिरर इमेज के बारे में तो याद क्या रखेंगे कि जब मिरर आपको वर्टिकली रखा जाएगा तो उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो कहलाएगा मिरर इमेज। पर वही उसी मिरर को यदि हॉरिजॉन्टल रख दिया जाए अर्थात क्षैतिज रख दिया जाए तो आप पाएंगे क्या कि अब जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण पे तो वो क्या बनेगा, अब बनेगा ये वाटर इमेज। मैं इसके बारे में आपको वहाँ पर जब इस विषय को पढ़ाऊँगा, इस टॉपिक को जब पढ़ाऊँगा तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट करूँगा। आगे हम बात करते हैं दूसरा क्या है। दूसरा आपको क्या है, पेपर कटिंग और उसके फोल्डिंग से आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है और कई एग्जामों में अब तक JSSC के द्वारा क्या किया गया है कि पूछा जाता रहा है यहाँ से प्रश्न। वैसे ये जो तीनों टॉपिक है ना, यहाँ पे किसी नियमों के लिए ना नियमों की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ प्रश्नों को किस रूप में हल किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन, अर्थात ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही प्रश्नों को यहाँ पर हल किया जा सकता है। यदि मैं बात करूँ इसके तीसरे टॉपिक के बारे में तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है क्या चीज़,
आपको पढ़ना है फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर आपको पढ़ना है। सॉरी, ज़रा सा मैं इसे ठीक कर लूँ। तो आपको पढ़ना क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में जैसे हिंदी में बात करूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ये आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको वर्ग दे दिया जाएगा और कुछ इस प्रकार के चित्र दे दिए जाएंगे यहाँ पर, और आपसे पूछा जाएगा बताइए कि यहाँ जो निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, या आपको आयत दे दिया जाएगा और पूछेगा बताइए कि निम्न चित्र में कितने आयत हैं। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं या एग्जामिनर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनाए जाते रहे हैं वो होता है आपका त्रिभुज पर, ट्राइंगल पर। यहाँ पर क्या क्या आता है, कुछ इस प्रकार आपको है ना चित्र बना हुआ मिलता है आपको, हर प्रश्न पूछा जाता है बताइए किसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब इसे मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पे कुछ ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आसानी से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। और ये मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है, यहाँ पर जो प्रश्न को आप हल कर सकते हैं केवल और केवल ऑब्जर्वेशन पे कर सकते हैं, किसी विशेष प्रकार के नियमों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर यदि नियमों की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको वहाँ बताता चलूँगा। अब मैंने शुरुआत में आपको पहले ही स्पष्ट किया था नॉन वर्बल, मैंने बताया था कि ये गैर शाब्दिक, हिंदी में मतलब क्या होता है इसका, गैर शाब्दिक। अर्थात यहाँ पे जो प्रश्न बनेंगे आप पाएंगे क्या कि जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे आपके नॉन वर्बल में, जो आपके प्रश्न बनेंगे वहाँ पर शब्दों का प्रयोग ना हो करके क्या होगा, शब्दों का प्रयोग ना हो करके आप देखेंगे चित्रों का प्रयोग करके प्रश्न बनाए जा रहे हैं। और आप क्या इस बात से स्पष्ट हो चुके हैं, मिरर इमेज पूर्णतः आप देखेंगे चित्र पर आधारित है, या पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग पूरी तरह का चित्रों पर आधारित है, और काउंटिंग ऑफ फिगर या आकृतियों की गणना पूरी तरह से क्या है, चित्रों पर आधारित है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें तीसरे खंड में हमें क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमारे एग्जामिनर के द्वारा क्या क्या प्रश्न वहाँ से किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये आपका है लॉजिकल रीजनिंग का, सॉरी इसे मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये है लॉजिकल रीजनिंग का आपका सिलेबस। आपको पढ़ना क्या है या आपका एग्जामिनर यहाँ इनमें से कहाँ से, जैसे आपको मैं बात करूँ कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मेरी मैं बात करूँ तो आप पाएंगे क्या कि कई सारी किताबें बाजार में आपको उपलब्ध है रीजनिंग के। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको 7-8 अध्याय पढ़ने होते हैं, देखने को आपको मिलता है। पर जो अधिकतर जो प्रश्न बनता है मुख्यतः ये 3 टॉपिकों पर बनता है। वैसे मैं क्या करूँगा इसके बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पर जो अन्य जो 3-4 जो टॉपिक है मैं इसके बारे में आपको स्पष्ट बता दूंगा। पर आपका जो एग्जामिनर है मुख्यतः यहाँ पर उसकी जो रुचि रहती है ना, वो यहीं से रहती है ज़्यादा प्रश्न बनाने की। यहाँ प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं और इसी कारण से क्या होता है कि जो आपके टीचर जो आपका एग्जामिनर होता है इसे क्या करता है, इसे आपके पाठ्यक्रम में शामिल करके क्या करता है, प्रश्न पूछता है। इस बार भी क्या है कि आपका सचिवालय का एग्जाम होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रीजनिंग के अंदर में आपको इन तीनों टॉपिकों से प्रश्न देखने को मिले। तो आइए एक करके देखते हैं कि हमें क्या क्या जानना है। यहाँ पर हम एक करके इसको हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या देखना है या जानना हमें है। तो जैसे मैं यदि बात करूँ सिलोजिज्म के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि सिलोजिज्म का हिंदी में यदि मैं मतलब बताऊं, हिंदी में अर्थ इसका आप जानते होंगे कई लोग, इसका बोलते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन न्याय निगमन न्याय निगमन एक उदाहरण से मैं बताता हूँ कि यहाँ प्रश्न क्या बनते हैं। वैसे आप परिचित होंगे सिलोजिज्म से, पर मैं आपको फिर से यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ प्रश्न क्या बनते हैं कि सभी पेन पेंसिल है, इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलते होंगे। और जाहिर सी बात है कि ये जो विषय है वह बच्चों के लिए या जो बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं, चाहे बात करूँ सचिवालय के बारे में या सेंट्रल लेवल पे जो भी जितने एग्ज़ाम होते हैं, रीजनिंग में आप देखेंगे क्या कि आजकल के दिनों में जब आपका एग्ज़ाम जब लिए जा रहे हैं तो यहाँ से ना लॉजिकल रीजनिंग के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो मैं जब आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, सिलोजिज्म जब पढ़ाऊंगा तो कुछ इस प्रकार पढ़ाने का प्रयास करूंगा आपके लिए। यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं इस प्रकार पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अच्छे ढंग से समझ पाएँ, और जब एग्ज़ाम में आपका प्रश्न आए तो आप यहाँ पर प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। यदि मैं बात करूँ टोटली यदि लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर कुल मिला के क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो उस प्रश्न का प्रकृति क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। तो आप पाएंगे क्या
कि उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो आप देखेंगे कि उसकी प्रकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि आपके पास होता है कथन, कथन होता है और होता है निष्कर्ष। और लॉजिकल का तात्पर्य क्या हुआ, तो आप कहेंगे लॉजिकल का तात्पर्य हुआ तार्किक। तार्किक का मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ों के मध्य में हमें तुलना तो करनी है। अब हमें निष्कर्ष दे दिया जाता है, कथन दे दिया गया, उसके नीचे में एक या दो निष्कर्ष दे दिए गए और आपसे हमसे पूछा गया बताइए कथन का जो कौन सा निष्कर्ष कथन के अनुसार है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तुलनात्मक अध्ययन होता है, अर्थात हम क्या करते हैं दिए हुए निष्कर्षों को क्या करते हैं कथन के साथ तुलना करते हैं और हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं या स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि वह कथन की कौन सा निष्कर्ष जो है कथन का अनुरूप होगा। और यहाँ पर हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, सही उत्तर का चुनाव कुछ इस प्रकार से किया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग का मैं बात करूँ हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे तार्किक तर्क शक्ति। तार्किक मतलब कि दो चीज़ों के मध्य में तुलना होगा, और यहाँ पर तुलना किन दो चीज़ों के मध्य हो रहा है, कथन और निष्कर्ष के मध्य में तुलना होगा। यदि किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, उसके अनुरूप नहीं होगा निष्कर्ष कथन के, तो हम क्या करते हैं कि उस कथन को उस निष्कर्ष को हम लोग क्या करते हैं उत्तर के रूप में चुनाव ना करते हैं, नहीं उत्तर के रूप में चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। यदि इनके कथन और निष्कर्ष में क्या होता है कि संबंध स्थापित हो जाता है, इन दोनों के मध्य में जो कनेक्शन वो स्थापित हो जाता है, या इसकी तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात में इसके अनुरूप होता है, तो हम क्या करते हैं उस निष्कर्ष का हम लोग चुनाव करते हैं। तो आगे मैं बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि कंक्लूजन में जैसे आप बात कर सकते हैं निष्कर्ष, जैसे मैं बात करूँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, हिंदी में यदि बात करूँ तो इसे कहा जाता है क्या, तो आप कहेंगे कि इसे कहा जाता है कथन, ये कथन हो गया और ये कंक्लूजन का हो गया निष्कर्ष। वैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सिलोजिज्म में भी आपको कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग होता हुआ दिखेगा, कथन और निष्कर्ष के साथ में। मैं इसके बारे में जब बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ कथन होगा आपके पास, यहाँ निष्कर्ष होगा, और क्या होगा आपको फिर से वहीं पर वही उसी प्रकार प्रश्न आपको उसी प्रकार के तो नहीं होंगे, इसका नेचर थोड़ा अलग होगा, सिलोजिज्म से इसका नेचर थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा आपको कथन दिया होगा और फिर आपको निष्कर्ष दिया होगा, वहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे सही निष्कर्ष का चुनाव आप करेंगे। बात करूँ मैं स्टेटमेंट एजम्पशन के बारे में, तो यहाँ याद कर रखें इसका यदि मैं बात करूँ तो इसका हिंदी मतलब हो गया कथन और ये हो गया पूर्व धारणा। मैं इसको थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था क्या कथन और पूर्वधारणा, ये पूर्वधारणा क्या होती है मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। तो आइए देखते हैं कि पूर्वधारणा क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मुख्यतः हमें तीन विषय पढ़ने हैं। क्या क्या हमें पढ़ना था, मैंने बताया था सिलोजी पढ़ना था हमको, उसके अलावा हमें स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ना था और स्टेटमेंट एजम्पशन पढ़ना था। अब आपका यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूर्वधारणा के बारे में। तो पूर्वधारणा क्या होती है मैं जरा आपको स्पष्ट कर दूँ। तो पूर्वधारणा क्या होती है, जैसे ये कथन के बारे में बात करूँ तो ये कथन जो होगा वो आपके एग्जामिनर का होगा। यहाँ पर क्या होगा आपको तथ्य दिए रहेंगे, कथन दिया रहेगा, ये मान के चलिए कथन जो होगा आपका एग्जामिनर का होगा। और ये जो पूर्वधारणा होगी ना, जो वक्ता है अर्थात आपका जो एग्जामिनर है वो क्या है कि कथन कहने से पूर्व क्या है उसने इस कथन के संदर्भ में कुछ पूर्व अपने मन में कुछ धारणा बना ली, इसे क्या कहा गया पूर्व धारणा। पर आपको अब क्या किया गया है कि जांचने के लिए बोला गया कि बताइए कि ये जो पूर्वधारणा क्या हुआ कि कथन बताया गया वहाँ पर पूर्वधारणा दे दी गई। पूर्वधारणा एक हो सकते हैं, दो हो सकता है। अब आपसे पूछा गया बताइए कि कौन सी पूर्वधारणा कथन के अनुरूप है। तो ये तो पूर्वधारणा आपकी तो नहीं है, ये आपकी एग्जामिनर की है। उसने क्या किया कथन करने से पूर्व अपने मन में कोई धारणा बना ली और इसे क्या कहा गया ये पूर्वधारणा है। और आपको क्या बोल रहा है आप जांचने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्नों को हल करने में कठिनाई क्या आती है, कठिनाई ये आती है, बच्चों को कठिनाई ये आती है कि बच्चे क्या करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवनों के अनुभवों को यहाँ पर शामिल करते हैं, और जब निर्णय लेने की बारी आती है तो यही जो व्यक्तिगत अनुभव है इन्हीं के आधार पर वह निर्णय लेते हैं और इसी कारण से यहाँ प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत जो अनुभव है उनको शामिल नहीं करना है। आप हमेशा ध्यान कर रखें कि ये जो कथन है आपके एग्जामिनर की है और ये जो पूर्वधारणा है ये उसी एग्जामिनर की, उसी वक्ता की है। बस उसने कथन करने से पूर्व क्या था अपने मन में उस कथन के संदर्भ में कोई धारणा बना ली। तो आप याद क्या रखें कि जब भी यहाँ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें कभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को शामिल नहीं करें। आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आपके एग्जामिनर के द्वारा यदि कोई भी कथन बनाया गया है, यदि वो कथन सकारात्मक है तो आप सकारात्मक मान के चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्या करें अपने जीवन के अनुभव को यहाँ पर शामिल कर लिया और बताएं कि ये गलत है ये वो सही है। याद क्या रखें ये उसका कथन है, कथन सही हो या गलत है आपको मान के चलना कि वो तो सही है भाई, और उसी अनुरूप में क्या करना आपको पूर्वधारणा का चुनाव करना है। और ऐसी स्थिति में आप पाएंगे क्या आप अधिक से अधिक आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जब प्रश्न बनेंगे तो आप आसानी से प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे, सही पूर्वधारणा का चुनाव कर पाएंगे।
तो पूर्वधारणा को जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं इसकी परिभाषा को सबसे पहले समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इसे जानना। प्रश्नों को हल करने से कई ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इसकी परिभाषा को समझिए, यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं या प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, इस चीज़ पर अपनी कमांड बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ही क्या करेंगे, यदि आप मान के चलिए यहाँ पे 10 प्रश्न भी आपने हल कर लिया ना, तो आप मान के चलिए आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है, आपकी अवधारणा यदि विकसित है, तो आप कोई भी प्रश्न आपको दे दिया जाए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नों का आसानी से हल कर लेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ बताऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि आप कई बच्चे जो होंगे रीजनिंग की किताब देखते होंगे तो आप पाते होंगे लॉजिकल रीजनिंग में मैंने केवल 3 टॉपिक को बताया, और कई होते हैं उसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके एग्जामिनर जो है आपका एग्जामिनर जो है वो क्या करता है कि यहाँ पर जो 3 टॉपिक है प्रारंभ के, सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया और स्टेटमेंट एग्जाम्पशन, यहीं से अधिकतर ज़्यादा प्रश्न बनाता है। कभी कभी एक आध प्रश्न आपको क्या होगा कि अन्य कुछ जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत में वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर उन सारे जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत में उसको मैं आपको परिचित करवा देता हूँ। जैसे एक है आपका स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट मतलब आपको कथन दिया रहेगा, और यहाँ पर आपको क्या है, हिंदी में इसका मतलब है बहस। आप समझ गए होंगे वैसे। यदि मैं बात करूँ अगला के बारे में, तो आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा वो क्या, स्टेटमेंट है। एक और टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इसे मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। कोर्स ऑफ एक्शन इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, कार्रवाई। अर्थात आपको कथन दिया रहेगा और यहाँ पे कौन सी कार्रवाई उचित होगी उस कथन के लिए आपको उनका चुनाव करना होगा। ये प्रश्न हो सकते हैं आपसे पूछा जाए, पर संभावना बहुत ही कम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ के जो 3 टॉपिक ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ जो प्रश्न बनते थोड़े कठिन होते हैं। इसी कारण से जब कोई एग्जामिनर होता है क्या करता है, प्रश्नों का जो चुनाव है अधिकतर इन्हीं 3 टॉपिकों से करता है। यदि मैं बात करूँ वर्बल के बारे में, नॉन वर्बल के बारे में या वर्बल के बारे में, तो इन सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग से। वर्बल से आपको उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, वर्बल से। नॉन वर्बल से 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। तो वैसे तो किताबों में कई सारे टॉपिकों के बारे में बात कर रखा गया, मैंने केवल 3 टॉपिकों के बारे में बात किया है जो आपका एग्जामिनर संभावना है कि वहाँ से प्रश्न आपको बनाए। तो आइए देखते हैं और कौन कौन से लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में टॉपिक आते हैं, उनको देख लेते हैं। तो एक है आपका कोर्स, काउज एंड इफेक्ट। हिंदी में इसका मतलब होता है कारण और प्रभाव। यहाँ संभावना बहुत कम ही है प्रश्न बनने की। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते एक बार है। एक है डिसीजन मेकिंग, अर्थात निर्णय लेने की क्षमता। अर्थात हिंदी मतलब हो गया इसका निर्णय लेने की क्षमता। आपको क्या करेगा, कथन दे देगा और बोलेगा कि बताइए, सही निर्णय आपको लेने के लिए बोलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति खड़ा कर देगा आपका एग्जामिनर कि आप क्या करें कि वहाँ गलती करें। जब आप यदि कहेंगे तो मैं क्या करूँगा, इन सारे विषयों पर भी आपको क्या करूँगा, कक्षाएँ दे दूँगा। पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है क्या है, कि सचिवालय के एग्ज़ाम की मांग क्या है, उसी के अनुरूप हमारी तैयारी रहनी चाहिए। ये तो जानने के लिए रीजनिंग में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे विषय हैं, पर हमारा लक्ष्य क्या होगा, सचिवालय का एग्ज़ाम जो है में जो आपका एग्जामिनर जो है कहाँ से प्रश्न पूछता है और आपके एग्ज़ाम के लिए क्या आवश्यक है, हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सचिवालय के संदर्भ में जो रीजनिंग का सिलेबस है मैं आपको स्पष्ट कर पाया होऊंगा। और उम्मीद ये सारी जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी जो दे रहा हूँ, आप देखेंगे, आप जाएंगे, उसके जो आपने ब्रोशर उसका डाउनलोड कर रखा होगा और वहाँ पर सिलेबस जब देखेंगे रीजनिंग का तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसी कारण से क्या होता है, कभी कभी ना यहाँ पर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से टॉपिक को रीजनिंग में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो मैंने क्या किया है कि इसे आसान माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे मैं एक शब्द के बारे में बात करूं तो आप ही सब शब्द से परिचित होंगे। वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया था, अवलोकन। अब बच्चे परेशान हैं कि अवलोकन रीजनिंग में तो आज तक पढ़े नहीं कि अवलोकन के अंदर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो अवलोकन के अंदर में जितने भी चित्र वाले प्रश्न थे, जितने भी चित्र वाले अर्थात जो भी ऑब्जर्वेशन वाले टॉपिक थे, जैसे मैं बात कर सकता हूँ नॉन वर्बल, वहाँ पर आपको क्या थे, ये सब ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे।
तो इसी कारण से मैंने क्या किया कि ये जो सिलेबस था जो एसएससी के द्वारा जारी किया गया था, इसे आपको समझाने का प्रयास किया। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग विषय पर मेरे द्वारा आपको नियमित कक्षाएं दी जाएगी। अब प्रारंभ में जब मैंने जैसे बताया आपको कि वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा। अब वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, प्रारंभ के 5 टॉपिक को पढ़ाऊंगा। अब प्रारंभ के 5 टॉपिक को मैंने क्यों एक साथ लेने का प्रयास किया है, तो इसका कारण इसके पीछे ये है कि जब आप अंग्रेजी पर जो पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, यहाँ पे यदि आप अंग्रेजी के लेटरों के स्थान से परिचित हो जाते हैं तो आप पाएंगे क्या कि आने वाले जितने टॉपिक है, जैसे सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, यहाँ पे क्या होते हैं आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला से या अंग्रेजी के शब्दों से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट बताऊँगा और अक्षरों से आपको परिचित कराऊंगा। यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर विस्तारपूर्वक चर्चा करूँगा और आपको इस सरलता से समझाने का प्रयास करूँगा। और साथ में फिर हम क्या करेंगे, धीरे करके आगे बढ़ते रहूँगा, मैं आपको नियमित कक्षाएं देते रहूँगा। और जैसे जैसे आपको मैंने सिलेबस बताया है उसी क्रम में मैं क्या करूँगा, सिलेबस को धीरे करके आगे बढ़ाता रहूँगा। पर यदि आप किसी तरह का बदलाव चाहते होंगे तो हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अंततः मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारी कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।